Hi everyone. Good morning everyone. Good morning. Am I visible? Am I audible? Good morning everyone. Good morning. सभी को प्रातःकालीन नमस्कार. Good morning everyone. So today is Saturday और हमारी क्लास कंटिन्यूड रहेगी. So आज हम कंटिन्यू करेंगे मनी एंड बैंकिंग. ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है. इसमें बहुत अच्छे से बहुत शॉर्ट फॉर्म में सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें बैक करना है एमसीक्यू से. सो हम ना जितने भी ये तीनों सेशंस है ना, ये एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं. इनको टोटलिटी में देखना है तो आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा. कुछ चीज़ें हम एनसीईआरटी फाउंडेशन में देख रहे हैं, जैसे आज चैप्टर नंबर 5 और 6 कंप्लीट होगा. मार्केट इक्विलिब्रियम, इसके बेसिक समझेंगे, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सर्टेन क्वेश्चंस. देन वी विल अंडरस्टैंड नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव. अब ये जो एनसीईआरटी है और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स का सेकंड जो लेयर होगा वो होगा एमसीक्यू का. सो मंडे से हम एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करेंगे. एवरी डे आई विल प्रोवाइड यू सर्टेन एमसीक्यूज और 1 आवर एवरी डे हमें इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने, लाइब्रेरी 1 के अंदर. इससे हमारी ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं ना, इनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगा. और ये सारे एमसीक्यू सोर्स्ड होंगे फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स, जैसे एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, आरबीआई. जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं और जितने भी टाइप ऑफ एग्जाम्स में पूछे गए, हम सारे वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. इससे हमारा रिवीजन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल रहेगा. तो 3 पिलर होते हैं. पहला पिलर है एनसीईआरटी, दूसरा पिलर है ये इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स क्लास में देख रहे हैं, और थर्ड जो है वो होगा एमसीक्यू. ये तीनों पिलर हमें स्ट्रांग रखने हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो आएगी इकोनॉमिक सर्वे की और बजट की. तो ये जनवरी एंड में आएगा इकोनॉमिक सर्वे, फरवरी जैन फेब में. तो हम इन दोनों चीज़ों को भी देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट को. ओके, सो इस तरीके से तीनों एस्पेक्ट्स हमारे कवर हो जाएंगे. ऑल राइट. मीनवाइल हमें क्लास में रेगुलर रहना है, डिसिप्लिन के साथ. डेली मॉर्निंग का सेशन तो मैं ऑलमोस्ट डेली ही लूँगा आपका. तो द थिंग इज, रोज 3 घंटे हमें मॉर्निंग सेशन देना है, सुबह 10 से 1 बजे तक. ओके, सो दिस इज मनी एंड बैंकिंग. अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है. मनी सप्लाई में रिमेंबर M0, M1, M2, M3, इंडियन करेंसी का सिंबल भी देखा. फिर हमने लिक्विडिटी समझा, L1, L2, L3. फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर का. फाइनेंशियल सेक्टर में वी टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स कैसे काम करते हैं, एनबीएफसीज कैसे काम करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या है. देन 2 टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं. एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट मतलब लेस देन 1 ईयर, कैपिटल मार्केट मतलब ग्रेटर देन 1 ईयर. तो आज हम मनी मार्केट के और भी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हैं. तो मनी मार्केट में भी पैसे का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है. सरप्लस मनी से, जहाँ मनी का वांट है वहाँ पे मनी सप्लाई होगा. यहाँ सरप्लस है और यहाँ पे वांट है, तो ये एक्सचेंज ऑफ मनी होता है. बट ये एक्सचेंज ऑफ मनी 365 दिन से कम के लिए होता है, लेस देन 365 डेज होता है. सो दैट इज वाई इसको बोला जाता है मनी मार्केट. शॉर्ट टर्म के लिए होता है मनी मार्केट. ओके, तो हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट क्या होते हैं. बोरोवर और लेंडर में बैंक फिर उसमें सुपरविजन भी करता है, इंस्पेक्शन भी करता है, इसको रेगुलेट भी करता है. और इसमें हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, आरबीआई. तो आरबीआई इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन मनी मार्केट. तो मनी मार्केट लेस देन 365 इज कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो आरबीआई एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मनी मार्केट की. ये रेगुलेशन और डेवलपमेंट करता है इंडियन मार्केट को वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि कॉल नोटिस, रेपो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कोलेट्रल बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस. तो इनको अब हम 1 बाय 1 समझते हैं. ओके, अब पहला जो टर्म है ये है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, या फिर फॉर्मल सेक्टर है, नॉन फॉर्मल सेक्टर है. तो पैसे का जो लेन देन हो रहा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है. मतलब देर इज अ सिस्टम, देर आर रूल्स, देर आर लॉज, देर इज सुपरविजन. तो ये है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. वैसे तो हम ऐसे भी उधार ले लेते हैं अपने दोस्तों से कि आज तो पैसे नहीं है, हमें हमारे पैसे दो, पेट्रोल भराना है गाड़ी में, दिस एंड दैट. नो, बट वो अनऑर्गेनाइज्ड वीकेंड से, इनफॉर्मल वीकेंड से. और एक होता है फॉर्मल, जैसे बैंक से हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई लोन लिया है बैंक से, तो ये ऑर्गेनाइज्ड कहलाता है.
तो ये है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इसमें क्या होता है, एक होता है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है, ये जो कॉल और नोटिस मनी होता है मार्केट का, इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। यस, यहाँ पे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, और मनी आपने रिटर्न नहीं किया तो पनिशमेंट भी होता है, और वहाँ पे नेसेसरी कार्रवाई वहाँ पर होती है। सो कॉल और नोटिस मनी मार्केट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मनी मार्केट का। कॉल मनी इसको क्या बोलते हैं, कॉल या नोटिस मनी। कॉल, कॉल मतलब क्या होता है, बुलाना। कॉल मनी, कॉल नोटिस मनी। तो कॉल और नोटिस मनी क्या होगा, आपने अमाउंट बोरो किया है। बोरो का मतलब क्या होता है, बोरो मतलब उधार लेना, है ना। लेंडिंग किया है मतलब आपने उधार दिया है। तो बोरो का मतलब होता है आपने उधार लिया है, मतलब आपने किसी से पैसा लिया है, तो उसमें अमाउंट बोरो बोला जाएगा, उसे उधार लेना। सो कॉल और नोटिस मनी इज एन इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें हम पैसे उधार लेते हैं, अमाउंट बोरोड, या फिर हम उधार देते हैं। लैंड मतलब उधार देना, तो बैंक हमें लैंड कर रहा है और हम बोरो कर रहे हैं। तो हमने बैंक से पैसा लिया तो वी आर बोरोविंग द मनी और बैंक इज लेंडिंग द मनी। सो अमाउंट बोरोड और लैंड ऑन डिमांड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय के लिए होता है कॉल मनी मार्केट, बहुत कम समय के लिए। ये कम समय होता है 1 डे से 14 डेज तक। तो 1 से 14 दिन के लिए होता है कॉल मनी मार्केट। तो देखो ये सारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये लेस देन 365 डेज के ही होंगे, बट इसमें भी वेरिएशन होगा। जैसे ये 14 डेज का है, तो एक दिन के लिए आपको अचानक पैसे चाहिए, है ना, अर्जेंट आपको एक पेमेंट करना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, कॉल मनी मार्केट से 2 दिन के लिए पैसा आप उधार ले लोगे। सो दिस इज 1 डे और अप टू 14 डेज। तो ये नोटिस मनी भी कहलाता है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड द नोटिस पीरियड, अदरवाइज द अमाउंट इज नोन एज कॉल मनी। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी या नोटिस मनी, दोनों बोल सकते हैं हम। तो दिस इज कॉल्ड कॉल मनी या नोटिस मनी। अब देखो, एक और वर्ड होता है, वो होता है कोलेट्रल। आपको किसी को उधार देना है, बट एक कुछ किसी के बिना पे आप दोगे, ऐसे ही तो किसी को उधार नहीं दे दोगे। देर हैज टू बी सर्टेन कोलेट्रल। कोलेट्रल को हम बोल सकते हैं कि जिसके एवज में आपको पैसा दिया जा रहा है, सिक्योरिटी वी कैन से, या सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे कई बार कोलेट्रल होता है कि हमने से जमीन के पेपर रखे हैं, या फिर हमने घर रखा हुआ है, या फिर ऐसे करके हम रखते हैं और उसके बदले में हम पैसा ले लेते हैं। पर ये जो कॉल नोटिस मनी होता है, नो कोलेट्रल सिक्योरिटीज नीडेड टू कवर दीज ट्रांजेक्शन्स। कॉल मनी मार्केट enables the banks and institutions to even out their day to day deficit and surplus of money। देखो, पैसे कोई भी सरप्लस में नहीं रखना चाहता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो वो आइडल पड़ा हुआ है। आइडल पड़ा हुआ है तो वो ग्रो नहीं हो रहा है, और इन्फ्लेशन तो ग्रो हो रही है। तो आइडल मनी डिटीरियोरेट हो जाता है। यू हैव अ सरप्लस ऑफ मनी, यू हैव अ सरप्लस ऑफ मनी। जैसे आपके पास सरप्लस मनी है, सपोज 2 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब ये जो 2 लाख रुपए है, ये सरप्लस मनी है। सपोज आपको अभी इमीडिएटली इसकी ज़रूरत नहीं है, पर बैंक तो आपको 3% इंटरेस्ट ही दे रहा है इस 2 लाख रुपए में। और फिर अगर आप इसको कहीं दूसरी बेहतर जगह इन्वेस्ट कर दोगे, तो हो सकता है वहाँ से 7 से 8% इंटरेस्ट आपको मिल जाए। तो द थिंग इज कि जो भी सरप्लस मनी होता है किसी भी बैंक के पास, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास, तो वो उसको होल्ड करके नहीं रखता। आइडल मनी डेप्रिशिएट हो जाता है। यस, आइडल मनी डेप्रिशिएट होने लग जाता है। तो बैंक्स जिनके पास सरप्लस मनी है, वो हमेशा चाहेंगे उनका पैसा तुरंत मार्केट में लग जाए, सर्कुलेट हो जाए, वो होल्ड करके नहीं रखेंगे। और एक तरफ दूसरी पार्टी है जिसको पैसे की जरूरत है। तो यही खेल है सरप्लस का और डेफिसिट का। अब जैसे एक बैंक है ना, कौन सा बैंक ले लें हम, एक एसबीआई ले लेते हैं और एक एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं। अब एसबीआई का दिन भर का ट्रांजैक्शन हुआ, एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, और एचडीएफसी के पास उस दिन 50 करोड़ रुपए डे टू डे ट्रांजैक्शन में उसको एक दिन का डेफिसिट आ रहा है। तो एचडीएफसी 50 करोड़ रुपये एसबीआई से ले लेगा, 50 करोड़ एसबीआई से ले लेगा। इसके पास सरप्लस है, इसके पास कम है, तो ऐसे करके एक्सचेंज ऑफ मनी हो जाता है। तो मनी वी ऑलवेज ट्राई कि वो सर्कुलेशन होता रहे, कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मनी स्टैग्नेंट होता है तो वो डिटीरियोरेट होता है, वो डेप्रिशिएट होता है। तो द थिंग इज, डे टू डे डेफिसिट है या सरप्लस ऑफ मनी है, तो जैसे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी होता है ना, कई बार गांव क्षेत्र में हम देखते हैं, जिले में भी सहकारी बैंक होते हैं बहुत सारे, ये कोऑपरेटिव बैंक कहलाता है। कमर्शियल बैंक होते हैं,
प्राइमरी डीलर होते हैं, तो इनको परमिशन रहती है, ये बोरो कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं इन दिस मार्केट फॉर एडजस्टिंग देयर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब एक और चीज़ होती है, कई बार कैश कम हो जाता है, कैश मतलब लिक्विडिटी नहीं होती। वैसे आपके पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, दिस एंड दैट सब कुछ है, बट आप गए एक शॉपिंग करने के लिए अग्रवाल स्वीट्स में, वहाँ आपने 2 समोसे खा लिए और आपने देखा आपके पास पैसे ही नहीं है जेब में, तो द थिंग इज आपको इमीडिएटली कहीं से बोरो करना पड़ेगा बिकॉज यू डू नॉट हैव लिक्विडिटी। ऐसा तो बोलोगे नहीं कि देखो मैं कितनी बड़ी गाड़ी में आया हूँ तो मुझसे 2 समोसे के पैसे मत लो, ऐसा तो होगा नहीं। तो यू वांट लिक्विडिटी, कैश इन हैंड। तो बैंक्स को भी ऐसा होता है कि उनके पास कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैसे उनके पास एसेट्स हैं सारे, उनके पास सारे एसेट्स हैं वहाँ पे, बट द थिंग इज कि उनके पास इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं है, ऑन द स्पॉट उनको लिक्विडिटी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, फिर वो उधार लेंगे, अपने दोस्तों को बोलेंगे यार पैसे दे दो थोड़ा, अभी हमें समोसे के पैसे देने हैं, लाइक दैट। सो इसी को बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। ओके, तो इसमें डे टू डे डेफिसिट जो हो रहा है, दिस मार्केट फॉर एडजस्टिंग देयर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, दिस इज कॉल कॉल मनी मार्केट। तो ये कंप्लीटली इंटर बैंक मार्केट होता है, ये इसमें हम नॉर्मल पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, इसमें केवल बैंक टू बैंक होता है। ये कंप्लीटली इंटर बैंक मनी मार्केट होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट्स मार्केट डिटरमाइंड आते हैं। अब अगर किसी फ्रेंड ने आपकी हेल्प कर दी तो फिर वो आपको हमेशा उस चीज़ को बताएगा और फिर उसका फेवर भी आपसे लेगा, है ना, तो आपको उसको फिर कुछ फेवर देना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर बैंक ने, एसबीआई ने 50 करोड़ रुपये एचडीएफसी को दिया, तो एसबीआई उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि देखो मैंने आपको मजबूरी में, आपकी ज़रूरत थी, हमने आपको पैसे दिए, अब आप इस पर हमें इंटरेस्ट दो इस पर। तो इंटरेस्ट रेट्स आर मार्केट डिटरमाइन। In view of the short tenure of these transactions, both borrowers and lenders are required to have current accounts with Reserve Bank of India. तो इसका जो पैसा आपका फ्रेंड देगा वो फ्री में नहीं देगा। उसने 15 रुपए के समोसे आपको खिलाए तो हो सकता है आपको फिर उसको कुछ 100 रुपये का और फेवर करना पड़ जाए, तो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। सो ऐसे ही अगर बैंक्स के बीच में शॉर्टेज लिक्विडिटी ऑफ मनी हो जाता है डे टू डे ट्रांजेक्शन में, तो एक इंटर बैंक मनी सप्लाई का प्रोविजन है और उसको बोला जाता है कॉल मनी मार्केट। और ये कॉल मनी मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, ये ऑपरेट होता है करंट अकाउंट से। तो हर किसी को आरबीआई में एक करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब देखो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। करंट अकाउंट जो होता है इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपका जितना भी पैसा करंट अकाउंट में ना, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जीरो इंटरेस्ट होता है। करंट अकाउंट में डेली के ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस और इनके लिए होता है। तो उसमें अनलिमिटेड काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, अनलिमिटेड तो नहीं पर काफ़ी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं उसमें। उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, डेली पैसे का लेन देन ज़्यादा हो पाता है वहाँ पे। तो ये करंट अकाउंट्स आपको ओपन करने पड़ेंगे आरबीआई के लिए। सो इफ़ यू आर अ बैंक, यू हैव टू ओपन अ करंट अकाउंट इन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और उस करंट अकाउंट के साथ आप कॉल मनी मार्केट से, अगर आपको मिसमैच हो रहा है मनी का, 1 से 14 दिन तक के लिए आप पैसा उधार दे सकते हो और उधार ले भी सकते हो, और इसके लिए आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉल मनी मार्केट। यस, तो अब अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मतलब पैसे को बुलाया जाए, कॉल मनी मार्केट हमें डे टू डे रिक्वायरमेंट है 1 से 14 दिन की, सो वी आर कॉलिंग द मनी, दिस इज कॉल्ड कॉल मनी मार्केट। ये क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल मनी मार्केट। अब ये ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज क्यों है, बिकॉज इसमें आरबीआई ऊपर है ना, ये सब आरबीआई की निगरानी में हो रहा है, आरबीआई सबको रेगुलेट कर रहा है कि इसमें किसी भी टाइप का इरेगुलरिटी नहीं होगी। सो दैट इज वाई दिस इज ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ओके, अब एक होता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बीए। तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन्वेस्टमेंट है, क्रिएटेड बाय अ नॉन फाइनेंशियल फर्म एंड गारंटीड बाय अ बैंक टू मेक अ पेमेंट। अब देखो यहाँ बैंक नहीं है, कॉल मनी मार्केट में दो बैंक बातें कर रहे थे, एचडीएफसी और एसबीआई नो, यहाँ पे एक नॉन फाइनेंशियल फर्म है। तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट इज नॉट बाय बैंक्स, इट इज बाय अ नॉन फाइनेंशियल फर्म, पर उस नॉन फाइनेंशियल फर्म की जो गारंटी है वो बैंक दे रहा है। तो उस नॉन फाइनेंशियल फर्म की जो गारंटी है वो बैंक दे रहा है, बट एक्चुअली बैंक इज नॉट इन्वॉल्व। यू गॉट द पॉइंट। तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट में बैंक इज नॉट इन्वॉल्व,
बैंक इज जस्ट गिविंग द गारंटी कि ठीक है अभी इनको मतलब यहाँ पर बैंक की गारंटी है कि वो पेमेंट क्लियर कर देगा आपका. सो दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल फर्म गारंटीड बाय अ बैंक टू मेक अ पेमेंट. तो इसमें एक्सेप्टेंस एंड ट्रेडेड आर डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू इन द सेकेंडरी मार्केट. अब देखो एक चीज और याद रखना है, एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और एक होती है डिस्काउंट वैल्यू. ये क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आगे हम रेपो रिवर्स रेपो ये सब भी देखेंगे. फेस वैल्यू है उसकी 100 रुपये. आपने एक 100 रुपये का सपोज एक प्रोडक्ट खरीदा, 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा. तो ये प्रोडक्ट आपने खरीदा, पर ये प्रोडक्ट आप खरीदोगे ना तो इसको डिस्काउंटेड वे में खरीदोगे. मतलब इसको आप 80 रुपये में बेच देंगे आपको. मतलब मैक्सिमम इसकी 100 रुपये वैल्यू रहेगी, बट जब आप इसको खरीदने जाओगे तो ये आपको हो सकता है 80 में मिल जाए, 85 में मिल जाए, 90 में मिल जाए, है ना. 1 ईयर टर्म का 80 में मिला, 85 में मिला, 90 में मिला. मतलब यू आर परचेजिंग इट एट अ डिस्काउंट. बट जब आप इसको एनकैश कराने जाओगे तो ये आपको 100 रुपये में एनकैश होगा. सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. जब हम ऐसे डिस्काउंटेड रेट पे खरीदते हैं प्रोडक्ट को, तो हम खरीदते डिस्काउंटेड रेट पे है, बट जब हम उसको एनकेश कराने जाते हैं तो वो इसी रेट पे मिलता है, 100 रेट पे मिलता है. यूजुअली क्या होता है कि 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, इस पे 10% इंटरेस्ट होगा तो 111 रुपये में आपको 110 रुपये में वो बिक जाएगा. नो, यहाँ पे उसकी वैल्यू 100 रुपये होती है, पर उसको खरीदते आप डिस्काउंट वे में हो. डिस्काउंट मतलब 80 में, 75 में, 90 में, लाइक दैट. जब आप उसको रियलाइज करने जाते हो तो वो फुल वैल्यू पे रियलाइज होता है. तो ऐसे करके भी आगे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे. तो ये डिस्काउंटेड रेट होती है. हम जब परचेज करते हैं तो डिस्काउंटेड रेट में परचेज करते हैं, बट जब हम उसको एनकैश कराते हैं तो वो फुल वैल्यू फेस वैल्यू पे एनकैश होता है, वो 100 रुपये पे एनकैश होगा. तो ये जो बचे 15 रुपये, ये आपका मुनाफा हो गया. आपने एक साल के लिए प्रोडक्ट को खरीदा 80 रुपये में. हाँ, ट्रेजरी बिल्स आगे हम देखेंगे. आपने प्रोडक्ट एक साल के लिए खरीदा 80 रुपये में. अब एक साल बाद जब आप उसको एनकैश कराने जाओगे तो वो 100 रुपये में एनकैश होगा, तो 20 रुपये का फायदा हो गया आपको. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके. तो ये बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, ये भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन्वेस्टमेंट है. ये एक नॉन फाइनेंशियल फर्म इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, और इस नॉन फाइनेंशियल फर्म को बैंक बैकिंग होती है बाय अ बैंक. इसमें एक्सेप्टेंस आर ट्रेडेड एट डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू 100 थी, बट जो ट्रेड हो रहा है वो से 80 में होगा, 90 में होगा, 85 में होगा, लाइक दैट. और इसका जो फेस वैल्यू है, डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू इन द सेकेंडरी मार्केट. तो ट्रेडिंग जो होती है ना वो इसकी डिस्काउंटेड रेट पे होती है. अब वन एडवांटेज ऑफ बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज दैट इट डज नॉट नीड टू बी हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, can be sold off in the secondary market where investors and institutions constantly trade bankers assurance. अब देखिए, कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप एक साल का वेट करो, एक साल का वेट करो. आपने 6 महीने वेट किया, आपको बेटर यील्ड निकल रहा है, आप बेच दोगे उसे. ज़रूरी नहीं है कि आप 1 ईयर तक उसको होल्ड करके रखो. जैसे एक वर्ड होता है ट्रेडिंग. आप में से स्टॉक मार्केट्स में किसी को इंटरेस्ट है? स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट्स में भी हम कैसे करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं. ट्रेडिंग का करते हैं. या फिर और कोई जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह में भी एट टाइम्स ट्रेडिंग होती है. आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी का आप एप्रिशिएशन वैल्यू देख रहे हो. सपोज वो 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, अभी उसका एप्रिशिएशन हो रहा है 1.25 1.3 लाख रुपए में. तो आप उसको 1.3 में सेल कर दोगे, और ये 1.3 से आप फिर एक नया कोई दूसरा प्रॉपर्टी खरीद लोगे. तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक आप ट्रेडिंग कर रहे हो. आप खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो उसे, यू आर जस्ट ट्रेडिंग. सिमिलरली स्टॉक मार्केट्स में भी ऐसे ही जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे अक्सर क्या किया जाता है, हम ना किसी भी कंपनी का ये देखते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज कैसा चल रहा है और उसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं उस कंपनी के. सपोज कोई ग्लिच आया, कोई एक इवेंट आया, और वो कंपनी के शेयर्स हमें सपोज कम में मिल रहे हैं, 100 रुपये में हमें शेयर मिल रहा है, बट वी नो इसका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म में दिस कंपनी इज गोइंग टू डू गुड. तो आफ्टर से 6 मंथ या 1 ईयर ये शेयर्स हो गए आपके 150 रुपये में. तो आपको देखो 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया. तो ऐसे करके हम मतलब एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट बुके ऑफ शेयर्स होते हैं. यूजुअली हम डिवाइड करते हैं, काफ़ी सारा एक रेंज रखते हैं, और फिर हम उसको देखते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, कहाँ फ़ायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है. अकॉर्डिंगली हम उसको सेल करते हैं, फिर उससे नए परचेज कर लेते हैं. तो ये जो चीज़ें होती है इसको ट्रेडिंग बोलते हैं. ऐसे स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है. आजकल तो काफ़ी लोगों ने इसको एकदम प्रोफेशनल बना रखा है, मतलब दे आर लाइक फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है वो स्टॉक मार्केट में. आई नो सम पीपल
दे आर फुल टाइम ट्रेडर। वो दिन भर बस ट्रेडिंग करते रहते हैं, पूरा एनालिसिस करते रहते हैं, कब क्या खरीदना है, क्या सेल करना है, क्या होल्ड करना है, एट्सेट्रा। एंड दे आर मेकिंग गुड मनी, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी। यस, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, बिकॉज अभी कुछ ही दिन पहले आया था ना स्टॉक मार्केट, आगे हम पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट देखें तो लास्ट मतलब 100%, 50% ऐसे भी रिटर्न्स दिए हैं। कुछ कुछ जो स्टॉक्स हैं उन्होंने काफ़ी मतलब डबल ट्रिपल भी हो जाता है, तो ऐसा भी है। बट स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सभी पैसा कमाते हैं, इसमें पैसा डूबता भी बहुत है। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब द थिंग इज, तो ये हो गया स्टॉक मार्केट। नहीं, इंटर बैंक कर रहे हैं, ये हम नहीं करेंगे, है ना। वो एग्जाम्पल तो मैंने समोसे वाला ऐसे ही दिया था, दिस इज बैंक। ये हम नहीं करेंगे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, मतलब नॉर्मल हम आप नहीं कर सकते, ये बैंक करता है बस। जो बैंक होते हैं ना, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है या फिर जो प्रॉपर बैंक है, बैंकिंग लाइसेंस है जिनके पास, वो ही बस ऐसा कॉल मनी मार्केट कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू दिस, वी कैन नॉट डू दिस, दिस इज इंटर बैंक। यस, इंटर बैंक। यस यस, इंटर बैंक होता है, नॉर्मल हमारे लिए। हम तो आरबीआई में अपना बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकते, आरबीआई हमसे डायरेक्ट डील नहीं करता, आरबीआई से हम डायरेक्ट डील नहीं कर सकते। आरबीआई बैंक से डील करता है और हम बाकी बैंक से डील करते हैं। मतलब हम एसबीआई एचडीएफसी से डील करेंगे, एसबीआई एचडीएफसी आरबीआई से डील करेगा, आरबीआई हमसे डायरेक्ट डील नहीं करता है। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब एक होता है कोलेट्रल लोन मार्केट। कोलेट्रल, तो कोलेट्रल अगेन सिक्योरिटी होता है, कुछ आपका जमानत जैसे, सपोज कोलेट्रल। सो इस कोलेट्रल मार्केट में लोन इज ऑफन सिक्योर्ड अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, प्लेज हो सकता है, आपने कुछ मोर्टगेज रखा है। मोर्टगेज क्या होता है? मोर्टगेज को रखते हैं, गिरवी करना बोलते हैं। हाँ, मोर्टगेज को गिरवी करना बोलते हैं। गिरवी में आपने रखा हुआ है और उसके बिहाफ में आपने बैंक से पैसा ले लिया। अक्सर हम ऐसा करते हैं ना कि सपोज अपना कोई मकान है, उस मकान को गिरवी रखते हैं और उसके बदले में हमसे कोई लोन बैंक से लेते हैं, तो इसको मोर्टगेज करना बोलेंगे, इसको मोर्टगेज करना बोलेंगे। तो thus the market for loan secured by collateral security is called the collateral loan market। अभी मोर्टगेज का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अभी, मतलब अभी एक स्कीम आया था, कुछ बैंक्स ने निकाला था। एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है, एल्डरलीज होते हैं, एल्डरलीज होते हैं। एल्डरलीज के पास अक्सर रिटायरमेंट के बाद थोड़ा पैसे की कमी हो जाती है कि वो अर्न नहीं कर रहे हैं, तो एट टाइम्स उनकी डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है, बच्चों पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, उनका सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगा, और फिर से खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। एज होती है तो बॉडी में भी ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है, तो मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, मेडिकल बिल बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। नो, तो एक एसबीआई का ही एक स्कीम है, एक स्टूडेंट है वो एसबीआई में, वही बता रहा था, ये मोर्टगेज स्कीम आती है। मोर्टगेज स्कीम, मोर्टगेज स्कीम में क्या होता है कि आप सपोज एल्डरली हैं और उनके पास सपोज अच्छा कोई मकान है या कोई भी प्रॉपर्टी है, तो एसबीआई उसको मोर्टगेज कर लेता है, कोई भी बैंक उसको मोर्टगेज कर लेता है और उसके बदले में मंथली आपको पेंशन देना चालू कर देता है, पेंशन देना चालू कर देता है। तो इससे क्या होता है उनका, और ये लाइफ लॉन्ग रहता है, जो एल्डरली हैं उनका लाइफ लॉन्ग ये पेंशन उनको मिलता रहेगा, उनको इतना पैसा बैंक देगा इन द मोर्टगेज ऑफ योर हाउस, तो उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम फ्री हो गई। और ये लाइफ लॉन्ग भी है, तो कोई टेंशन नहीं, जब तक लाइफ है तब तक वो पैसे आते रहेंगे। तो आपने मोनेटाइज कर दिया अपने से आपके पास जो भी प्रॉपर्टी या एसेट है। तो इससे क्या होता है, फ्रीडम आ जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है। वो प्रॉपर्टी तो एल्डरली के नाम पर ही है और एल्डरली को उसके बदले में अच्छा खासा एसबीआई या बैंक वहाँ पे पैसा दे रहा है। तो और वो भी लाइफ लॉन्ग दे रहा है, उनका जब तक लाइफ है तब तक उनको पैसा मिलेगा। तो इससे उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है। यस, अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट द थिंग इज कि एट टाइम्स उनको फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई। तो ऐसे करके भी एक स्कीम था जिसमें ये मोर्टगेज का प्रोविज़न होता है, मोर्टगेज का प्रोविज़न। नहीं, बेचने से तो फिर वो रहेंगे कहाँ पे, उनको रहने के लिए मकान भी तो चाहिए। तो एसबीआई या बैंक ऐसा करता है कि आप अपने मकान में ही रहो, अपनी प्रॉपर्टी में ही रहो, हम आपको पूरा पूरा पैसा दे रहे हैं, आपका लाइफ लॉन्ग पैसा दे रहे हैं, और ये आप बस हमें मोर्टगेज, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में अभी हम नहीं जाते हैं, बट वहाँ एक ऐसा वर्ड यूज़ हुआ था मोर्टगेज सिस्टम का, मोर्टगेज सिस्टम का। ओके, तो द थिंग इज इसमें एक कोलेट्रल आता है, और ये कोलेट्रल कोलेट्रल है। अभी 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 इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं कि उस पर भी लोन है या नहीं है। द थिंग इज कि मोर्टगेज का मतलब होता है आप किसी को गिरवी रख रहे हो और उसके बदले में आप पैसे ले रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड मोर्टगेज। तो मार्केट में भी लोन्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी से,
और इसको बोला जाता है कोलेट्रल लोन मार्केट, है ना, कोलेट्रल लोन मार्केट। तो ये क्या होता है, कोलेट्रल लोन मार्केट। शिवाक्षी अपना सारा फाइनेंस वर्ड का प्रैक्टिकल न्यूज़ बता रही है, यस, ऑल राइट। सो सी, ऐसा भी होता है, बट देर इज अ प्रोविजन, बिकॉज देर आर वेरी जेन्युइन, जैसे एल्डरली होते हैं, दे हैव सम एसेट्स बट दे आर नॉट एबल टू मोनेटाइज देम, वो उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे, तो बैंक उनको हेल्प कर रहा है मोनेटाइज करने में। दिस वाज द टारगेट पर्पस ऑफ दिस मॉर्गेज सिस्टम। ओके, चलो अब एक होता है ट्रेजरी बिल मार्केट। ये क्या होता है, टी बिल, ये होते हैं ट्रेजरी बिल, इनको क्या बोलते हैं, टी बिल बोलते हैं। सो ट्रेजरी बिल आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइनेंस अगेन शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, बिकॉज ये सब मनी मार्केट है, 365 से कम दिन के लिए ही होंगे। तो टी बिल्स होते हैं, ये भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं, थोड़े समय की अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ी तो हम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होगा, और ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो अब पैसे की कमी किसको होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइनेंस द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट को पैसे की कमी पड़ गई, तो गवर्नमेंट को पैसे की कमी पड़ गई शॉर्ट टर्म, अचानक हमें 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, अब कहाँ से लाए पैसे, तो हम टी बिल्स इशू कर देते हैं। तो ये भी डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज है। डिस्काउंटेड मतलब अभी हमने देखा ना, फेस वैल्यू 100 रुपए थी, पर ये बिकेगा 85 रुपये में, 80 रुपये में, 90 रुपये में, तो ये डिस्काउंट में बिकता है। और जब इसको रियलाइजेशन होता है सिक्योरिटी का, तो ये फेस वैल्यू मतलब फुल वैल्यू पे ये रियलाइजेशन होता है। तो ये भी डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज कहलाती है, डिस्काउंटेड सिक्योरिटी। तो ये इशू होती है डिस्काउंटेड रेट पे, फेस वैल्यू की डिस्काउंटेड रेट में। ओके, तो जैसे 100 रुपए का बिल है, वो इशू होगा 85 रुपये में, 15 रुपए का डिस्काउंट पे होगा। जब आप इसको रियलाइज करने जाओगे तो आपको पूरे पूरे 15 रुपए मतलब 100 रुपए में रियलाइज हो जाएगा, तो 15 रुपए का फायदा हो जाएगा आपको। तो दीज आर डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। ये रिटर्न करते हैं इन्वेस्टर को डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू एंड इशू प्राइस। सो फेस वैल्यू थी 100 रुपए, डिस्काउंटेड वैल्यू थी 80 रुपए, मैच्योरिटी फेस वैल्यू पे होगा मतलब 100 रुपए पे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया आपको, नो। तो टी बिल्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है और गवर्नमेंट टी बिल्स इशू करके आपसे पैसे ले लेगी। सो मार्केट दैट डील्स विद ट्रेजरी बिल्स इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल मार्केट, इसको ट्रेजरी बिल मार्केट बोलते हैं। ये लोवेस्ट रिस्क होती है, बिकॉज गवर्नमेंट पे सब भरोसा करते हैं। ओके, गवर्नमेंट के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, जितने भी बिल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड रहते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं, ये जनरली डिफॉल्ट नहीं करते हैं। तो जो मार्केट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, ये लोवेस्ट रिस्क होते हैं, गिल्ड एज बोलते हैं, लोवेस्ट रिस्क होते हैं शॉर्ट टर्म में। तो आरबीआई टी बिल्स इशू करती है एट अ प्रीफिक्स डे एंड फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट। तो जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है, ये काफ़ी सेफ मानी जाती है, ये यूजुअली डिफ़ॉल्ट नहीं करती, गवर्नमेंट पैसा चुका देती है वापस। ओके, तो ये टी बिल्स होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। अब देखो 4 टाइप के ट्रेजरी बिल्स हैं। पहला होता है 14 डेज का, 14 डेज का मतलब 14 दिन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसे का। ये 1997 में आरबीआई लेके आया था। मैच्योरिटी होती है 14 दिन की। ये ऑक्शन होता है हर फ्राइडे और हर हफ्ते में, और नोटिफाइड अमाउंट होता है 100 करोड़ रुपए। तो ये 100 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट टी बिल्स 14 डेज का लाती है। नोटिफाइड अमाउंट ऑफ ऑक्शन 100 करोड़ के होते हैं। फिर एक 91 डेज के टी बिल्स आते हैं। 91 के डेज के टी बिल भी हर से फ्राइडे में आते हैं, फ्राइडे और वीक में आते हैं। ये नोटिफाइड अमाउंट ये भी 100 करोड़ का होता है। फिर 182 के आते हैं, 91 इंटू टू 182। ये हर ऑल्टरनेटिव वेंसडे को होता है, विच इज़ नॉट अ रिपोर्टिंग वीक, और नोटिफाइड अकाउंट इसमें भी 100 करोड़ का होता है। ये वाघुल वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंडेशंस दी थी, तो 182 डेज का हमने स्टार्ट किया। फिर 182 के बाद 364 डेज आता है, मैच्योरिटी 364 दिन होती है, ये हर ऑल्टरनेट वेंसडे को आता है। ये 500 करोड़ का होता है, और ये भी वाघुल कमेटी ने इसको बताया था। तो टी बिल्स कैसे होते हैं, 14 दिन के, 91 डेज के, 182 डेज के, 364 डेज के। और अगर एक और कैटेगरी लानी हो तो कौन सा लाएंगे, देखो पैटर्न देखो, डबल हो रहा है ना। सी सेट पढ़ा था ना हमने, 91, 91 का डबल, 182, 182 का डबल, 364। तो अगर एक और कैटेगरी बाद में कोई कमेटी बोलेगी तो वो कितना आएगा, 364 इंटू टू कितना होता है, मैथ्स जल्दी बताओ जीनियस। व्हाट इज 362 4, वेरी गुड, तेजस इज अ जीनियस। और बताओ नेक्स्ट जीनियस, 364 इंटू टू क्या 728 होगा या 736 होगा,
क्विक क्विक क्विक, 736 होगा ना, 728 कैसे होगा? 364, नहीं नहीं, 364 इंटू टू के, अरे मल्टीप्लाई करो, 364 इंटू 2, गलत कर रहे हो, कैलकुलेशन फिर से करो। ओके, देखो 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 देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन, सबको मल्टीप्लिकेशन सिखाना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन सिखाना पड़ेगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 364 होगा। 364 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 365 होगा। 365 के बाद जो अगला नंबर आएगा तो सीक्वेंस ही एंड हो जाएगी। दिस इज कॉल मनी मार्केट, दिस इज मनी मार्केट। 1 ईयर से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 1 ईयर से ज्यादा ये हो ही नहीं सकता। तो 364 के बाद 365 आएगा, 365 के बाद कुछ नहीं आएगा, 728 भी नहीं आएगा, 1456 भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये 2912 भी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि दिस इज अ मनी मार्केट। मनी मार्केट केवल 365 दिन से कम के लिए होता है, 365 दिन से ऊपर होता ही नहीं है मनी मार्केट। मनी मार्केट केवल 300, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, मनी मार्केट जो होता है ये कब होता है? ये लेस देन 1 ईयर होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, मैच्योरिटी रेंजिंग ओवरनाइट टू 1 ईयर। तो 364 के बाद अगला नंबर आएगा ही नहीं, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। सो 364 तक ही होगा, ऐसी कोई कॉमिटी नहीं आएगी। 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ओके, सो यहीं पे अपनी कहानी खत्म हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ मनी मार्केट। ये कैपिटल मार्केट नहीं है, दिस इज अ मनी मार्केट। मैक्सिमम 1 ईयर हो सकता है, 1 ईयर से ज्यादा नहीं होगा। सो यहाँ पर भी आरबीआई इन्वॉल्व है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, एलआईसी है, यूनिट ट्रस्ट इंडिया है, जीआईसी है। इन सबको पैसे की ज़रूरत पड़ती है डे टू डे ट्रांजेक्शन में। तो ये क्या करते हैं, ये अपना पैसा गवर्नमेंट को दे देते हैं, बिकॉज यहाँ गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है। सो दीज आर ब्रॉट बाय रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी, इनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा होता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पैसा दे देते हैं। ओके, ऑल राइट, 1 मिनट 1 मिनट, ऑल राइट, यस यस यस। तो ये क्या होता है, व्हाट हैपन टू द पेंसिल? 1 मिनट 1 मिनट, पेंसिल को क्या हो गया? 1 मिनट, 1 मिनट, शायद डिस्चार्ज हो गई है ना। 1 मिनट 1 मिनट, मैं ऐसे ऐसे ही बताता हूँ, विदाउट पेंसिल बताता हूँ। सो सी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मनी मार्केट, इसको बोलते हैं मनी मार्केट। ओके, तो ये वन मतलब 365 डेज का ही होगा, 365 डेज का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑल राइट, अब देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन इंटरमीडियरीज, इनके पास सरप्लस पैसा होता है, तो वो सरप्लस पैसा सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है उस पैसे से, यस, उस पैसे से अपनी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेती है। ऑल राइट, अब एक आता है कमर्शियल बिल मार्केट। ये क्या होता है? कमर्शियल बिल मार्केट। तो ये जो मार्केट होता है वो कमर्शियल बिल्स पे डील करता है, इसमें भी शॉर्ट टर्म मनी ही है, 365 के अंदर ही होगा, पर ये कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जो सेलर्स और ड्रॉवर्स है, बाय और ड्रॉवर है, तो ये कमर्शियल बिल मार्केट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ट्रेड बिल्स होते हैं, पर ये सरकारी ट्रेड बिल नहीं है, ये कमर्शियल बिल है, और ये कमर्शियल बैंक्स इशू कर रहे हैं। तो टी जो सिक्योरिटी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही थी, दिस इज बाय कमर्शियल बैंक। सो दीज ट्रेड बिल्स आर कॉल्ड कमर्शियल बिल्स when they are accepted by commercial banks. If the bill is payable at a future date and the seller needs money during the currency of the bill, the seller may approach the bank for discounting the bill. अब देखो क्या होता है, एक वैलिडिटी होती है 6 महीने की, 6 महीने के तक ही ये मैच्योर होगा, है ना, 6 मंथ तक ही ये मैच्योर होगा। बट 3 मंथ में ही आपको अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, तो आप इसको 3 मंथ के अंदर भी मैच्योर करा सकते हो, बट फिर वो डिस्काउंटेड रेट पे मैच्योर होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रेडेड बिल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसा लिया, 6 मंथ के बाद वो रिटर्न होना था, बट अर्जेंटली आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई लिक्विडिटी की, सो 3 मंथ्स में ही आप उसको कैश करा रहे हो, लिक्विड करा रहे हो, तो वो फुल वैल्यू पे लिक्विड नहीं होगा, वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे लिक्विड होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू पे।
तो इफ द बिल इज पेएबल एट अ फ्यूचर डेट एंड द सेलर नीड्स मनी ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द बिल, द सेलर may approach the bank for discounting the bill. The bank discounts the bill by keeping a certain margin and credits the proceeds. तो वो फुल वैल्यू पे नहीं होगा। बात हुई थी कि हम 100 रुपए देंगे, पर वो 6 महीने बाद देंगे। आपको 4 महीने में ही वापस पैसे चाहिए, तो हम 100 के बजाय आपको 90 रुपए ही देंगे। 10 रुपए हम आपका काट लेंगे। सो बैंक्स वेन इन नीड ऑफ मनी कैन ऑल्सो गेट सच बिल्स। और ये रीडिस्काउंटेड होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC, UTI, GIC, ICICI, IRBI। मैच्योरिटी पीरियड इनका हो सकता है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो इनको बोलते हैं कमर्शियल बिल्स। तो ये भी ट्रेडेड होते हैं फेस वैल्यू पे, डिस्काउंट पे भी ये हमको मिल सकते हैं जब हम उसको प्री मैच्योर हम उसको लिक्विड कर रहे हैं। तो ये होते हैं कमर्शियल बिल मार्केट। तो ये भी एक ऐसा बिल मार्केट चलता है, ये कमर्शियल बिल्स को देखता है। और ये नेगोशिएबल होते हैं, फिक्स नहीं होती। आपको कितना डिस्काउंट है वो आप नेगोशिएट कर सकते हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सेलर और ड्रॉवर इससे पैसे का एक्सचेंज करते हैं। तो इसका भी जो पीरियड है वो ऐसा है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, लाइक दैट, है ना। पर 365 क्रॉस नहीं होगा, बिकॉज फिर वो मनी मार्केट ही नहीं रहेगा। तो देखिए इंडियन मनी मार्केट में ये सारी चीज़ें हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड, और फिर कुछ सब मार्केट्स भी है। फिर जैसे कॉल मनी मार्केट है, बिल मार्केट है। बिल में कमर्शियल बिल है और ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल कौन लाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कमर्शियल बिल्स होते हैं ये मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, बैंक्स वगैरह, ये सब डील कर सकते हैं। फिर इसके अलावा 364 दिन का भी टी बिल्स होता है, बट अगला नहीं होगा, 364 मैक्स है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर्स भी होते हैं। ये सब के सब ऑर्गेनाइज्ड है। अब देखो आगे जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है इनको भी देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मार्केट क्या होगा? ये ट्रेजरी बिल के बाद अगला जो लोवेस्ट रिस्क कैटेगरी इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। पर जो ट्रेजरी बिल है ये इशू कौन कर रहा था? RBI। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू नहीं कर रही है, ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। तो जैसे बहुत सारे बैंक है, SBI है, HDFC है, ये बैंक्स है। ये बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर सकते हैं। तो जब टी बिल्स थे, तो टी बिल्स थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया RBI। और जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है तो ये RBI गवर्नमेंट नहीं, ये नॉर्मल बैंक्स एंड FI करते हैं। तो 1989 में CDs वर वन ऑफ द RBI's मेजर टू डीरेगुलेट द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर बैंक्स एंड FI। बैंक्स और FI को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो फंड्स हैं वो CD के थ्रू अपनी फुलफिल कर सकते हैं। तो CD एक नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट होता है, सिक्योर एंड शॉर्ट टर्म होता है, अप टू 1 ईयर इन नेचर। तो इसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब एक और जो इम्पोर्टेंट नोट है वो है रेपो मार्केट। रेपो मार्केट, रेपो मार्केट कौन करता है? जैसे जब भी कमिटी की अभी आती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आती है, MPC, तो वो बताती है रेपो रेट बढ़ा दिया या रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट कम हुआ, रिवर्स रेपो रेट कम हुआ। तो व्हाट इज दिस रेपो एंड रिवर्स रेपो? रेपो और रिवर्स रेपो ये क्या होता है? ये दोनों ना टेंडम में चलते हैं। रेपो और रिवर्स रेपो दोनों टेंडम में चलते हैं। टेंडम मतलब रेपो बढ़ेगा तो रिवर्स रेपो भी बढ़ेगा, रेपो कम होगा तो रिवर्स रेपो भी कम होगा। तो रेपो और रिवर्स रेपो जो होता है ये एक RBI के पास मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल जिससे RBI लिक्विडिटी को फिक्स कर सकती है ना। हाय हाय प्रेम, गुड मॉर्निंग। लिक्विडिटी ऑफ मार्केट को ये फिक्स कर सकती है रेपो और रिवर्स रेपो से। जैसे कि RBI को, हाँ, RBI को क्या करना है कि मार्केट में बहुत पैसा आ गया है, तो RBI क्या करेगी? उस पैसे को कम करने की कोशिश करेगी। तो RBI बोलेगी अपना पैसा मेरे पास दे दो, मैं आपको इतना सारा उस पर इंटरेस्ट दूंगा। तो सारे बैंक्स बोलेंगे RBI खुद हमसे पैसा मांग रहा है और RBI तो बहुत अच्छा क्लाइंट है, सेफ है, इसके पास मनी रिलायबल है, तो वो अपना पैसा बैंक्स को, RBI को दे देंगे सारे बैंक्स। तो बैंक्स के पास पैसा कम हो जाएगा। बैंक्स के पास पैसा कम होगा तो बैंक आपको लोन भी कम देगा, तो ओवरऑल लिक्विडिटी इन मार्केट कम हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका हुआ। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है ये विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स होगा। RBI के बॉन्ड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। तो RBI अगर चाहता है कि मार्केट के पास पैसे कम हो रहे हैं, मार्केट के पास पैसे कम हो रहे हैं, तो RBI क्या करेगा? रेपो रिवर्स रेपो को कम कर देगा। तो रेपो रिवर्स रेपो कम हो जाएगा, तो मार्केट लोग
क्या करेंगे, बैंक्स लोग क्या करेंगे कि हम आरबीआई को पैसा नहीं देते बिकॉज हमें ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है। और सिमिलरली जब इंटरेस्ट इधर कम हो जाएगा रेपो रिवर्स रेपो का, तो क्या होगा, ये जो मार्केट है, मार्केट के पास जिन्होंने बॉन्ड्स ऑफ आरबीआई रख रखे हैं, ये अपने जो बॉन्ड्स हैं उस बॉन्ड्स को आरबीआई को वापस दे देंगे। आरबीआई उसके बदले में उन्हें पैसे दे देगा। तो रेपो रिवर्स रेपो कम करने का मतलब है आरबीआई से जो नॉर्मल बैंक्स है इनके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं अगर रेपो रिवर्स रेपो कम हो रहा है तो। और अगर रिवर्स रेपो और रेपो बढ़ रहा है, इसका मतलब जो एसबीआई है या एचडीएफसी है इनके पास पैसा पैसा कम हो रहा है अगर रिवर्स रेपो और रेपो बढ़ा रहे हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा आ रहा है, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ रहा है तो रेपो रिवर्स रेपो बढ़ा दिया जाएगा ताकि एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ मार्केट एब्जॉर्ब हो जाए। जब इन्फ्लेशन नहीं है, मार्केट में ग्रोथ इम्पेटस लाना है हमें, तो हम रेपो रिवर्स रेपो को स्लैश कर देंगे 50 बेसिस पॉइंट से, 25 बेसिस पॉइंट से, ऐसे हम स्लैश कर देते हैं। तो रेपो रिवर्स रेपो अगर नीचे जा रहा है मतलब लिक्विडिटी बढ़ रही है, रेपो रिवर्स रेपो ऊपर जा रहा है मतलब लिक्विडिटी कम हो रही है। बस यही याद रखना है। तो रेपो रिवर्स रेपो ये दोनों टेंडम में चलते हैं, मतलब एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे जाएंगे, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं लिक्विडिटी के। बस यही चीज़ आप याद रखना, लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो रेपो रिवर्स रेपो अगर ऊपर जा रहा है तो लिक्विडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। रेपो रिवर्स रेपो अगर नीचे जा रहा है तो लिक्विडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक ठीक बोला ना मैं। रेपो रेवो आरआर और आरआर जो होता है ना, अगर बढ़ा रही है, आरबीआई पहले जैसे 4% था उसको 4.5% कर दिया, मतलब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेपो ऊपर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेपो 4 से कम करके 3 कर दिया, मतलब हम मार्केट में ज़्यादा पैसा पंप करना चाहते हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो आरआर कम होगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, आरआर ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब ठीक है। अब देखो, ये रेपो और जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कोलैटरलाइज्ड शॉर्ट टर्म बोरोविंग एंड लैंडिंग होती है थ्रू सेल एंड परचेज ऑपरेशन इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बाय आरबीआई। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेट इंस्ट्रूमेंट्स करता है और उसके बदले में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करता है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और ये एक मॉनेटरी टूल है। आरबीआई के पास एक टूल और है, वो परजुएसिव होता है जिसमें वो सबसे रिक्वेस्ट करता है। ये मॉनेटरी टूल है। तो ये मॉनेटरी टूल है आरबीआई का। इनिशियली रेपोज वर अलाउड इन सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज created by converting some of the treasury bills. RBI gradually allowed repo transactions in all government securities and T-bills of all maturities, and now state government securities, PSU bonds, private corporate securities have also been made eligible for repos to broaden the repo market. अब देखो, ये पैसे का जो भी एक्सचेंज हो रहा है तो ये किसी बेस में तो होना पड़ेगा। इस बेस को बोलते हैं कोलेट्रल। तो आरबीआई का जो एक्सचेंज कर रहा है, आरबीआई मार्केट से एक्सेस पैसा एब्जॉर्ब करने के लिए या मार्केट में एक्सेस पैसा डिपॉजिट पुश करने के लिए, ये होता है विद द टूल्स जो होते हैं कोलेट्रल्स, कोलेट्रल। और ये जो कोलेट्रल होते हैं, पहले ये केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती थी, डेटेड सिक्योरिटीज होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बट अब आरबीआई टी बिल्स के अलावा पीएसयू बॉन्ड, प्राइवेट कॉरपोरेट, इवन स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ये सब भी रेपो के अम्ब्रेला के अंदर आने लग गए। तो रेपो का मतलब होता है पैसा, एक्सेस पैसा एब्जॉर्ब करना है या मार्केट में एक्सेस पैसा पंप करना है, और ये पंप होगा विद द हेल्प ऑफ कोलेट्रल। और ये कोलेट्रल ये कुछ भी हो सकता है, इतने सारे वाइड कोलेट्रल्स अभी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। तो ये गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, टी बिल्स और साथ ही साथ ये पीएसयू बॉन्ड्स, प्राइवेट सेक्टर, ये सब आ जाएंगे। अब आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं बट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये स्कीम आई थी आरबीआई की 1992 में। एडिशनल शॉर्ट टर्म एवेन्यू है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए, यहाँ पे कौन आ गया टारगेट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। अभी एक और क्या है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट आया है ना, अभी एक क्या न्यूज़ में हमने देखा था, अभी एक आरबीआई रिटेल समथिंग आया है, रिटेल डायरेक्ट आया है
तो उसमें हम ना नॉर्मल हम लोग भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मल इंडिविजुअल जो होते हैं, स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हम उसमें कर सकते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट या ऐसा कुछ नाम है, मैं देख के बताऊंगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट है। तो द थिंग इज कि आरबीआई पहले केवल बैंक्स और इन सब से डील कर रहा था। अभी आरबीआई भी अपना मैंडेट जो है वो ब्रॉडन करने की कोशिश कर रहा है। जिससे आपको पता है अभी आने वाली है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करेंसी। सीबीडीसीज भी आने वाली है, जो हम डिजिटल करेंसी, हमारी एक डिजिटल करेंसी भी आने वाली है। डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी आएगा ना, वो आएगा बैंक्स में। बिकॉज आज की डेट में ये आरबीआई है और ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक है और ये हम यूजर्स हैं। तो हम किससे डील करते हैं? हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक से डील करते हैं। हमारा बैंक अकाउंट है वो एसबीआई में है, एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई में है, इन बैंक्स में है। हमारे किसी का भी बैंक अकाउंट आरबीआई में नहीं है। तो द थिंग इज आरबीआई डील्स विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होता है वो हमसे डील करता है। सो देर इज अ मीडियम। वो मीडियम है एससीबी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो हमें आरबीआई से कनेक्ट कर रहा है। बट जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो ये डिजिटल करेंसी डायरेक्टली आरबीआई इशू करेगा और ये डायरेक्ट हमको इशू करेगा, यूजर्स को। यस सृष्टि, तो ये जो मिडिल मैन होते हैं ना, मिडिल पर्सन बैंक होते हैं, जब डिजिटल करेंसी का ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑब्सोलीट हो जाए। बैंक का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट हम आरबीआई से डील कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी। अब वी डोंट नो इसमें किस डायरेक्शन में जाएगा, बट दिस इज वन कंसर्न जो अभी काफ़ी एक कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, डिजिटल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें एक स्पोक्स पर्सन ने ये रेज किया था कि डिजिटल करेंसी जिस तरीके से बढ़ेगी और वो डायरेक्टली इशूड बाय आरबीआई होगी और वो रिटेल इन्वेस्टर्स से भी कनेक्ट कर पाएगी, तो बीच में शेड्यूल कमर्शियल बैंक का क्या रोल रहेगा? फिर ये तो फिर ऑब्सोलीट हो जाएंगे। यस। तो इसीलिए बैंक्स भी ना अभी बहुत, बैंकिंग जो सेक्टर है, इस बैंकिंग सेक्टर में भी अभी बहुत रिफॉर्म्स चल रहे हैं। अभी अभी पिछले कुछ टाइम में मर्जर हो गया बहुत सारे बैंक्स का। पहले एक टाइम था 1969-79 में, आगे हम पढ़ेंगे, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। सारे प्राइवेट बैंक्स इन सबको नेशनलाइज कर दिया गया। बीकानेर, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सबको सबको नेशनलाइज कर दिया गया। अब बाद में अब जो दौर आ रहा है वो अगेन जो दौर आ रहा है वो डी नेशनलाइजेशन का आ रहा है। डी नेशनलाइजेशन मतलब हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है शॉर्ट टर्म एवेन्यू के लिए। फिर एक आता है कमर्शियल पेपर मार्केट। कमर्शियल पेपर मार्केट, अब कमर्शियल पेपर मार्केट क्या होता है? कमर्शियल पेपर आर नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स हैं विद फिक्स्ड मैच्योरिटी। तो ये प्रोमिसरी नोट्स हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी, और ये इशू कौन करता है? कोई भी वेल रेटेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कर सकता है। रेटेड क्या होता है? हर किसी की रेटिंग होती है। रेटिंग मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। जैसे सिबिल स्कोर हमने पढ़ा था ना, सिबिल स्कोर। अगर आप लोन लेने जाते हो, किसी भी टाइप का लोन लेने जाते हो, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है कि ये पर्सन रिलायबल है भी या नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि लोन लेके फिर डिफॉल्ट कर देगा। तो हम फिर सिबिल स्कोर देखते हैं, सिबिल स्कोर। तो ऐसे ही जो वेल रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ये डिस्काउंट पे सोल्ड होते हैं। तो अगेन 100 रुपए का है, डिस्काउंट में सेल होगा 90 रुपए में। जब आपको रियलाइजेशन करने जाओगे तो आपको 100 रुपए पूरे मिल जाएंगे, तो 10 रुपए का फायदा। जितने डिस्काउंट पे आप चीज़ों को खरीदोगे उतना ही आपका प्रॉफिट रहेगा, उतना ही आपका इनकम रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इशू करते हैं कमर्शियल पेपर डायरेक्टली और थ्रू बैंक्स और मर्चेंट बैंक्स, डीलर्स के थ्रू। तो ये भी पैसे उठाने की तरीके हैं। मतलब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो आप पैसे कहाँ से लाओगे? तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स हैं जिससे आप पैसे सर्कुलेशन आप कर पाते हो। ओके। तो ये तो था हमारा ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ये मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हम इसको बहुत स्पीड कर लेंगे, जब अपना एलपीजी वगैरह ये सब आएगा ना, हम टॉप गियर में आ जाएंगे तो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी चीज़ें। अब देखो, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अब मेन प्रॉब्लम है ये अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे बहुत सारे हमने फ्रॉड्स देखे ना, चिट फंड फ्रॉड्स हो जाते हैं कई बार। या कई बार क्या होता है, गलीबल पीपल होते हैं, उनसे बोला जाता है कि आप अपना पैसा हमें दे दो, बैंक में क्या पैसे रख रहे हो, बैंक तो आपको 5% देता है, आप पैसा मुझे दो, मैं आपको 15% का रिटर्न ला के दूंगा, और वो भी 6 महीने में। बट द थिंग इज इसमें कोई गारंटी वगैरह नहीं है, कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं है, कोई ऐसा प्रॉमिस भी नहीं है लाइक दैट। तो वही है 21 दिन में
पैसा डबल। तो ये हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अब द थिंग इज ऑल अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट आर नॉट रॉन्ग, देयर आर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो सही भी हो सकते हैं और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे फ्रॉड का स्कोप भी बहुत होता है, यहाँ पे फ्रॉड्स भी अक्सर होते हैं। सो सेक्टर कंसिस्ट ऑफ अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जैसे मनी लेंडर्स, चिट फंड्स होता है, निधिज होते हैं। गवर्नमेंट अभी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, शक्तिकांता दास साहब का ऑलमोस्ट रोज स्टेटमेंट आता है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को कैसे करेक्ट करे। और आजकल इसका एक नया फॉर्मेट आ गया है, मोबाइल, बहुत सारे ऐप्स हैं, ऐप लोन वगैरह देते हैं, वो उनका एक टर्म है, ये मोबाइल से भी जो होते हैं ना, दिस मोबाइल ऐप्स वगैरह हो गए, ये एप्लीकेशन, हाँ फिनटेक आ गए हैं, फिनटेक आ गए। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू लोन डिसबर्स कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स होते हैं और इसके थ्रू लोन डिसबर्स करते हैं। बट द थिंग इज इसमें भी बहुत इरेगुलरिटी है, आरबीआई यहाँ पे क्रैकडाउन कर रहा है, आरबीआई यहाँ पे क्रैकडाउन कर रहा है। तो ये होता है अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, मनी लेंडर्स, चिट फंड्स, निधीज एटसेट्रा। चिट फंड्स क्या होते हैं? सेविंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं। अब देखो अनरेगुलेटेड मार्केट में कोई नियम नहीं होता, बहुत सारे लाइक बहुत सारे इनके टाइप्स हो सकते हैं, कैटेगरीज हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। तो चिट फंड्स में ये होता है कि जैसे चिट फंड्स का एक एग्जांपल देना है, यू रिमेम्बर, कभी आपने किटी पार्टी का नाम सुना है? किटी पार्टी एक एक पार्टी होती है, किटी पार्टी बोलते हैं उसे। किटी पार्टी में क्या होता है कि जैसे 5 लोग हैं, है ना, 5 लोग हैं, है ना, ये 5 लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये और 1000 रुपये, है ना, 5 लोगों ने ऐसे 1000 1000 रुपये डिपॉजिट किए। तो टोटल पैसे कितने आ गए? 5000 रुपये आ गए। और फिर एक चिट निकलेगा, जिसके नाम का चिट मिलेगा उसको पूरे 5000 रुपये मिल जाएंगे। अब फिर अगले महीने फिर 1000 1000 1000 डिपॉजिट करेंगे और फिर एक चिट निकलेगा, इस बार किसी नए पर्सन में, और उसको 5000 रुपये मिल जाएंगे। तो द थिंग इज आपको एक साथ 5000 रुपये मिल रहे हैं, और इस 5000 रुपये का आप कुछ अच्छा बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, और फिर आपको नेक्स्ट टाइम फिर कंट्रीब्यूट करना है तो वो लमसम बराबर हो जाएगा। नो, तो द थिंग इज इससे क्या होता है, सडन मतलब एक मुश्त आपको इतना पैसा मिल रहा है, और फिर ये जैसे 5 महीने ये प्रोसेस चलेगा तो फिर सबके बराबर हो जाएंगे, सबके 1000 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन तो आ ही रहे। यू गॉट माई पॉइंट, लॉजिक इसका। तो लॉजिक ये होता है कि एवरी मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, एवरी मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, और फिर एक चिट निकलता है और वो पूरा पैसा किसी एक को मिल जाता है, जिसका भी चिट में नाम आ गया। और ऐसा 5 महीने चलेगा तो 5 महीने में हर किसी का एक ना एक बार नंबर तो आ ही जाएगा। तो 5 मंथ्स में सबको एक बार एक साथ 5000 रुपये मिल गए। तो इट इज़ लाइक कि आपको एक काइंड ऑफ लोन टाइप की प्रोसेस हो गई, लोन टाइप की प्रोसेस हो गई कि आपको जैसे 10 लोग हैं तो एक साथ 10,000 मिल गए। अब इस 10,000 से आप कोई काम कर लो और फिर 1000 1000 रुपये करके 10 महीने में उस पैसे को चुका देना। तो ये एक काइंड ऑफ चिट फंड्स होता है। तो चिट फंड्स भी सेविंग इंस्टीट्यूशंस हैं। दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड डोंट हैव एनी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। चिट फंड्स हैव रेगुलर मेंबर, इनके सारे मेंबर होते हैं। किटी पार्टी का भी एक्सक्लूसिव उसमें होता है, हर किसी को अलाउ नहीं करेंगे, एक्सक्लूसिव इसमें एंट्री होगी, लाइक दैट। तो इसमें रेगुलर मेंबर्स होते हैं और हु मेक पीरियोडिक कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मंथली सब लोग 1000 रुपये देंगे और फिर ऐसे करके किसी एक का चिट निकलेगा, उसको एक साथ पूरे पैसे मिल जाएंगे। ओके, और फिर वो धीरे धीरे 5 महीने में वो पैसे चुका देगा। ओके, या इसमें बड़ा अच्छे से फूड वगैरह, स्नैक्स वगैरह भी बहुत होता है, लाइक दिस, है ना, तेजस को सब पता है। चलो कम बैक हियर। सो अब पीरियोडिक इंटरवल्स फंड्स आर गिवन टू अ मेंबर बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरियन। तो जो पीरियोडिक जो भी फंड्स हैं वो किसी एक मेंबर को मिल जाते हैं, यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स या ड्रॉज ऑफ लॉट्स। तो यूजुअली चिट निकाला जाता है, ऐसे सबके नाम का एक चिट होता है, जो एक चिट निकलता है उसको एक साथ पैसे मिल जाते हैं। ऑल मेंबर्स आर अश्योर्ड ऑफ देयर टर्न बिफोर द राउंड एंड्स। तो 5 महीने का जो राउंड होगा, 5 महीने में हर एक मेंबर को एक बार तो 5000 रुपये मिल जाएंगे। तो आपने 1000 1000 रुपये 5 महीने में, लोड कम हो गया ना, 1000 रुपये पर मंथ लग रहा है आपका, बट यू गेट 5000 रुपये ऑन वन स्लॉट, वन स्लॉट। तो ये जो चिट फंड्स होते हैं ये काफ़ी राज्यों में है, केरला और तमिलनाडु में काफ़ी बड़ा इनका चंक है। ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड्स रेगुलेट करते हैं, इनमें रेलेवेंट लेजिस्लेशन भी है, चिट फंड एक्ट 1982 आया था। पर रेगुलेटरी कन्फ्यूजन होता है बिकॉज हर राज्य में एक अलग नियम चल जाता है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो होती हैं ये रजिस्टर्ड होती है और ये रेगुलेटेड बाय सेबी होती है। यस, तो द थिंग इज इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स होते हैं और बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए।
निधि भी एक काइंड ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स होता है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ओनली होता है, जो अनरेगुलेटेड क्रेडिट मार्केट है। तो निधि भी काइंड ऑफ एक, निधि का मतलब क्या होता है, आपने कलेक्शन किया है पैसे का, निधि एक संचय किया है। डिपॉजिट्स मनी होते हैं, मोबिलाइज किया जाता है। तो पैसे का यही रूल है, पैसे सर्कुलेट होने चाहिए, एक ही जगह नहीं होने चाहिए। जिसके पास ज़्यादा है उससे कम की तरफ जाए और वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करे और उससे पैसे और बनाए। तो डिपॉजिट्स मोबिलाइज्ड बाय देम आर नॉट मच, प्रिंसिपल जो सोर्स होता है वो लोन्स के थ्रू होता है, रीजनेबल रेट्स होता है। तो ये होता है मनी लैंडर्स, लोन कंपनी सब जगह है, काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ पे। इधर एट टाइम्स फ्रॉड भी होते हैं। ओके, चलो तो 11 बज गए, यस अभी इसको एंड करते हैं। ये क्लास अभी ना नॉर्मल पेज से ही चलने देते हैं इकोनॉमिक्स की, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और मैं इसको डेली बेसिस में पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, एवरी डे ऑलमोस्ट आई विल टेक इकोनॉमिक्स क्लास। ऑल राइट, चलो अब 1 आवर का आपका लाइब्रेरी 1 सेशन है। आज चैप्टर नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट करना है और फिर 12 बजे अपना न्यूज़पेपर होगा। ओके, चलो सो ठीक है, इकोनॉमिक्स वी आर डूइंग गुड, अच्छे पेज से चल रहा है। ऐसे ही अभी देखना 1 महीने में आपकी इकोनॉमिक्स बहुत सुपर डुपर स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, चलो और अभी हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री इन इवनिंग। ऑल राइट, चलो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ। ऑल राइट, बी सेफ।